हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जयदीप देवांगन और हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि संज्ञानात्मक विकास के बारे में जाना था। आज हम उनकी अवस्थाओं के बारे में जानते हैं, है ना। मुख्यतः इसमें 3 अवस्थाएं होती है: शैशवावस्था में संज्ञानात्मक ज्ञान, और बाल्यकाल में संज्ञानात्मक ज्ञान, तथा किशोरावस्था में संज्ञानात्मक ज्ञान, है ना। तो शैशवावस्था में क्या होता है, यह जो है शैशवावस्था में संज्ञानात्मक ज्ञान अर्थात यह आसपास की चीजों, है ना, आसपास की पर्यावरण की चीजों का अनुकरण करना होता है ना। चूंकि शिशु जो है अधिकतर परिवार के बीच में रहता है ना, तो माँ बाप को देखता है, पहचानता है, रोता है ना, तभी वो क्या करता है, रोने का आहट देख के क्या करता है, वो भूख लगती है करके बताता है। ठीक है, आसपास चीजों को पहचानता है, माता को, पिता को, भाई को पहचानता है, दादा दादी नानी को पहचानता है। ठीक है, इस समय इसका प्रमुख जो साधन होता है ज्ञानेंद्रियां, अर्थात आंख हो गई, है ना, मुंह से, है ना, नाक हो गया, कान हो गया, ये सब क्या है, ज्ञानेंद्रियां। ठीक, धीरे धीरे जब ये बड़ा होते जाता है तो प्रश्न करता है ना, प्रश्न करता है, परंतु इसका दिमाग जो है विकसित नहीं हुआ रहता। ठीक, 3 वर्ष में पहचानना सीख जाता है और 6 वर्ष में इसकी स्मरण शक्ति जो है प्रबल होना शुरू होती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम बाल्यकाल में। बाल्यकाल में क्या होता है, यह चीजों को पहचान लेता है ना। अब यह क्या है, विद्यालय जाने की ओर अग्रसर होता है ना। तो क्या होता है, इसमें रटन विद्या प्रारंभ होगी, मतलब जैसे बच्चों को सिखाया जाएगा, है ना, बच्चे को सिखाया जाएगा विद्यालय में, जैसे जैसे सिखाते हैं उसे क्या करता है, वो दोहराता है, उनकी स्मरण शक्ति बढ़ती है, चिंतन शक्ति बढ़ती है। जैसे भेद करना सीखते हैं कि यह पुरुष है, यह महिला है ना, ये पक्षी है, इस पक्षी का कलर ये है ना, इस पक्षी का कलर काला है, इस पक्षी का कलर जो है हरा है ना। नर नारी में ये सब में क्या करना चालू कर देता है, विभेद करना चालू कर देता है, तो चिंतन करना चालू कर देता है और यह सवाल करता है कि यह ऐसा क्यों होता है, लेकिन वह उसका जवाब जो है अभी नहीं ढूंढ पाता, क्योंकि उसकी अभी जो दिमाग है ना, विकसित पूरी तरीके से नहीं हो पाती, जिज्ञासा अभी शांत नहीं हो पाती। धीरे धीरे वह जो है, जब वह किशोरावस्था की ओर अग्रसर होता है, तभी वह अपने जिज्ञासा को शांत कर पाता है, क्योंकि उस समय जो है उनकी जो बुद्धि होती है वह पूर्णतः विकसित हो जाती है और समझने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहती है ना। जैसे ही वो किशोरावस्था में जाता है, इसमें संज्ञानात्मक विकास में बहुत तेजी से बदलाव होते हैं, है ना। चिंतन शक्ति बढ़ जाता है, मतलब ये है कि कैसे हम जो है चीजों को कंप्लीट करें, है ना। यह चीजें जो गलत हो रही है वो कैसे सही होगी, वो सब तरह से सोचना चालू करता है। क्योंकि यह जो काल होता है किशोरावस्था, वह कल्पना काल कहलाता है, तो कल्पना को सच करने का पूर्णतः प्रयास करता है ना। तभी वो उसकी रुचियों के क्षेत्र में जाता है, जिससे वह उसमें आगे बढ़ पाता है। ठीक, अपनी कल्पना शक्ति को मूर्त रूप देता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं सामाजिक विकास। सामाजिक विकास जो है, यह जो है आपका पूरी तरीके से माता पिता से शुरू होता है। बच्चा जैसे ही जन्म लेता है, जन्म लेने के पश्चात उसकी जो सामाजिक दुनिया होती है, वह माता पिता, घर के बड़े, भाई बहन, दीदी, दादा दादी, ये सब होते हैं, है ना। धीरे धीरे वो उनको पहचानने लगता है, वही उनकी वो दुनिया होती है। जैसे जैसे वो करते हैं उनका वो अनुसरण करने लगता है। ठीक है, यह क्या है, सामाजिक, है ना। तो शैशवावस्था में ही वो क्या करता है, घर के माहौल में रहता है। घर के माहौल में रहेगा तो सामाजिक चीजों को देखेगा। तो जैसे हम बोलते हैं कि, है ना, बड़ों को प्रणाम करो, है ना, तो वो प्रणाम करना सीखता है ना। दूसरे का आदर करो, है ना, ऐसे बात करो कि जैसे वो करें, है ना, उनको अच्छा समझें, सबको प्रणाम करना सिखाते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, सामाजिक विकास। हमारे भगवान के बारे में बताते हैं प्रणाम करो करके। तो ये शैशवावस्था में ये सब ज्ञान दिया जाता है। फिर आता है बाल्यावस्था।
बाल्यावस्था में क्या होता है, ये विद्यालय की ओर अग्रसर होते हैं, है ना। तो इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, समूह वाला काल बोला जाता है ना। ठीक, इसमें क्या होता है, यह घर से बाहर निकलने का उम्र होता है ना। तो आसपास में इनके जो मित्र बनेंगे उनके साथ क्या होगा, समूह बनाएगा, टोली बनाएगा, और ये दिन भर क्या करेंगे, खेलते रहेंगे, है ना। तो विद्यालय जाएंगे तो वहां भी क्या होंगे, समूह बनेगा, है ना, और ये खेलना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो है थोड़े अपने माता पिता से हल्का सा दूर होते हैं, है ना। तो जिसमें क्या होता है, बाहरी दुनिया को देखते हैं, समझते हैं कि कोई क्या क्या हो रहा है ना, लेकिन इनकी समझ जो है विकसित नहीं हो पाती है। इनके जो समूह होते हैं, है ना, वही उनके क्या होते हैं, समाज होते हैं। ठीक है, इसमें जो है विद्यालय के आसपास के लोग, है ना, विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं, है ना, काम करने वाले वर्कर्स, है ना, आसपास के पड़ोस के अंकल आंटी, ये सब चीजें क्या होती है, इसमें इंक्लूडेड होती है ना। ये जो है उनके लिए समाज होता है। फिर किशोरावस्था, किशोरावस्था में जो सामाजिक विकास है ना, ये जो है अपने आप को जो मूर्त रूप देना प्रयास करते हैं, क्योंकि कल्पना का काल रहता है। जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं, है ना, जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं, इनमें सामाजिक विकास बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि इनकी बुद्धि जो है प्रबल हो जाती है। ये जो है जैसे बताना चाहूंगा, पूजा क्यों करते हैं हम, ये सब चीज के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, है ना, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण के बारे में, है ना। जैसे कि देखिए, विवाह होता है, तो विवाह होता है तो दहेज, है ना, दहेज एक प्रमुख समस्या है। तो क्या करेंगे, जो किशोरावस्था में बच्चा होते हैं, है ना, अगर उस चीज को वो सुने, है ना, तो वो समझने लगते हैं। फिर वे जो है क्वेश्चन करने लगते हैं, आत्मचिंतन करने लगते हैं। तो ये सोचते हैं बड़े होकर हम इस क्षेत्र में क्या करना चाहेंगे, है ना। तो इस समाज के प्रति अग्रसर हो जाते हैं। कोई देशभक्ति मूवी देखकर ये क्या करेंगे, है ना, कि हम आगे कैसे बढ़े, हम अपने देश को कैसे चलाएं, एक नेता के रूप में सोचना चालू करते हैं। समाज के प्रति गरीब लोगों को देखकर वो उसके प्रति कुछ करने की कोशिश करना चाहते हैं। तो ये क्या धीरे धीरे वो सामाजिक जो फैलाव है इनका बढ़ते जाता है। ठीक, आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं। चलिए हम शुरू करते हैं। हमने पिछले वीडियो में सामाजिक विकास के बारे में पढ़ा था। आज हम विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ेंगे। तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक तो बहुत है, लेकिन मुख्यतः 7 प्रकार से हैं, है ना। सबसे पहले वंशानुक्रम। वंशानुक्रम को हम कैसे समझे, जैसे कि माता और पिता, है ना, हम बच्चे जो है माता पिता के क्या है, डीएनए हैं। माता पिता के हम क्या हैं, डीएनए हैं, है ना। ठीक है, माता पिता के डीएनए ही है ना। जैसे इनमें गुण होंगे, उस गुण के हिसाब से इन दोनों का मिक्सचर, है ना, इन दोनों का मिक्सचर ही हमें क्या होगा, आएगा, है ना। माता पिता का गुण आता है, दादा दादी के गुण आते हैं, है ना, उनके जो वंशानुक्रम में चलते आ रहे हैं वह गुण आते हैं। उसके हिसाब से, है ना, जो शारीरिक और मानसिक विकास, बुद्धि जो है इन पर निर्भर करती है। ठीक है, जैसे देखते हैं कोई बच्चा जो है अपने दादा की तरह दिखता है, नाना की तरह दिखता है, माता पिता की तरह दिखता है, या फिर कुछ चीजें जो करते हैं, है ना, उनके अनुसार करते हैं। या फिर कोई बच्चा होता है ना, अगर कोई बच्चा है जिसके दादा या नाना जो है ना, मान लीजिए लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, है ना, बाएं हाथ से लिखते हैं, तो उनमें भी वो गुण आ जाता है कि वो अभी बाएं हाथ से लिखता है ना। ठीक है, किसी के बाल वैसे दिखते हैं, किसी के कान वैसे दिखते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, ऐसे ही इनका विकास होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं वातावरण, है ना। वातावरण में सर्वप्रथम जो है फैमिली, है ना, घरेलू वातावरण। घरेलू वातावरण, घरेलू वातावरण कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बालक का विकास कैसे होगा। अगर घर का वातावरण जो है शांतिमय है, घर का वातावरण क्या है, शांतिमय है, तो बालक का विकास बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि वह सबसे घुल मिल पाएगा,
और वह द्वेष क्लेश नहीं देखेगा, जिससे उनका मानसिक और शारीरिक विकास बहुत अच्छे से होगा। इसलिए घर का वातावरण बहुत अच्छा होना चाहिए बच्चे के विकास के लिए। फिर आता है आहार। यह जो प्रक्रिया है, यह जो है माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती है ना। माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती है। माँ के गर्भ में जैसा पौष्टिक आहार वो खाएगी, है ना, जितना वो पौष्टिक आहार खाएगी, है ना, उतना जो है क्या मिलेगा, गर्भ में पल रहे बच्चे को मिलेगा, है ना। तो बच्चा भी क्या होगा, शारीरिक रूप से मजबूत होगा। जब वह गर्भ से बाहर निकलेगा तो वह मजबूत रहेगा और स्वस्थ रहेगा। चूंकि वह क्या है, पौष्टिक आहार उनको मिलता रहेगा, तो उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी ज्यादा होगी, जिससे के कारण शुरुआती दिनों में बच्चों को है, बच्चों का जो टेम्परेचर है वह बहुत ज्यादा होता है। जन्म के पश्चात वह धीरे धीरे कम होते जाता है। अगर उन्हें सही संतुलित आहार मिलेंगे तो वह प्रतिरोधक क्षमता उसकी ज्यादा होगी और वह रोगों से लड़ पाएगा, है ना। इसलिए बोला जाता है कि बच्चे जो है हुष्ट पुष्ट पैदा हो तो ज्यादा अच्छा होता है ना। ठीक है, इसलिए आहार बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे शारीरिक और मानसिक विकास होता है ना। अगर वह मोटा ताजा रहेगा तो वो क्या करेगा, अच्छे से खेल कूद पाएगा, तो उनकी बुद्धि जो है तीव्र होती जाएगी। ठीक है। फिर आता है रोग। रोग जो है, जैसे देखिए क्या होता है, छोटे बच्चों में रोग लग जाती है। अगर यह बच्चे जो है रोग लगा है ना, वह ज्यादा टाइम तक रहेगा तो उसका विकास जो है अवरुद्ध हो जाता है। अगर ज्यादा समय तक रहा तो विकास अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, शारीरिक रूप से भी अवरुद्ध हो जाता है और मानसिक रूप से भी अवरुद्ध हो जाता है, जिसमें उसके कारण किसी चीज में उसको रुचि नहीं लगती, है ना, और वह चीजें नहीं कर पाता। इसका इफेक्ट जो है बुढ़ापे में ज्यादा दिखता है, क्योंकि यह बचपना जो है बुढ़ापे से रिलेट करता है। जैसा उसका बचपन जाता है वैसे ही उसका बुढ़ापा जाता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाली ग्रंथियां हैं। ठीक है। यह क्या होती है, हार्मोन्स रिलीज करती हैं ये, ग्रंथियां जो है ना, जैसे कि थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो है हमारे शरीर जो है, शरीर की हड्डियां, दांत, यह सब क्या होता है, मजबूत होता है। तो जिनका शरीर बहुत अच्छा होगा, जिन्होंने अच्छा आहार लिया होगा, यह सब क्या होंगे, उनके ग्लैंड्स अच्छे से बनेंगे, है ना, उनसे जो रस जो निकलेगा वो बहुत अच्छे से निकलेगा। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, शरीर का विकास होगा। ठीक है। जनन ग्रंथियां भी पाई जाती है, जिसके कारण जो है शरीर का विकास होता है। ठीक, तो ये सब जो है क्या है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बुद्धि, बुद्धि जो होती है वह क्या होता है, माता पिता के ऊपर भी निर्भर करता है ना। ठीक, क्यों, क्योंकि जैसे उनका डीएनए होगा उसके हिसाब से होगा। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, जिनके माता पिता जो होते हैं ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, है ना, तो एक नियम है ना, उसके अंतर्गत क्या होता है, माता पिता जिनके बुद्धिमान होते हैं 50% चांस होता है कि बच्चे जो हैं, शायद निर्गमन का नियम है ना, कि बच्चे जो हैं, है ना, दुर्बल पैदा होंगे या कम बुद्धिमान पैदा होंगे, है ना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बच्चे क्या है, जैसे ही उनका विकास होगा, है ना, जैसे ही उनका विकास होगा, बुद्धि भी तेज होती जाती है। अगर इनकी बुद्धि जो है सही से चलती है ना, अर्थात अगर इनका भोजन अच्छा रहा तो ये सब चीजों में रुचि लेंगे और काम शुरू करना चालू करेंगे। ठीक है। और हर दो व्यक्ति, है ना, किसी एक ही माँ बाप के दो संतानों में, है ना, एक ही माँ बाप के दो संतानों में बुद्धि का जो लेवल होता है, आईक्यू लेवल, है ना, वो
भिन्नता पाई जाती है, अलग अलग पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, वह हर पर्सन से डिफरेंस करेगा। ठीक है, हर किसी की बुद्धि जो है एक समान नहीं हो सकती है। ठीक, फिर आता है यौन। इसमें क्या होता है, सामान्यता जो है शुरुआत से ही, है ना, लड़का और लड़की शुरुआत में तो क्या होते हैं, ये दोनों एक समान होते हैं। धीरे धीरे जब ये बढ़ते जाते हैं, धीरे धीरे जब ये बढ़ते जाते हैं तो शारीरिक विकास होता है। तो क्या होगा, शारीरिक विकास होगा, है ना। तो देखना, जनरली जो शारीरिक विकास है ना, वह किशोरावस्था में दिखाई देता है, 12 वर्ष पश्चात, है ना, 12 वर्ष पश्चात, है ना। ठीक है, लड़कियां जो है बहुत ज्यादा विकसित हो जाती है, 12 वर्ष पश्चात जो है विकसित हो जाती है। ठीक है, और लड़के जो हैं 14 वर्ष पश्चात। इसमें जो हार्मोनल ग्रोथ की वजह से, है ना, हार्मोनल ग्रोथ की वजह से लड़के जो हैं, लड़कियां जो है लड़कों से शारीरिक रूप से मजबूत पहले हो जाती है, शारीरिक और मानसिक विकास उनका पहले हो जाता है ना। परंतु जब वे छोटे बच्चे होते हैं, है ना, जब वे छोटे बच्चे होते हैं तब लड़के जो हैं लड़कियों से आगे रहते हैं, है ना। मतलब जब पैदा होते हैं तो साइज भी बड़ा होगा, है ना। ठीक है, लेकिन लड़कियों की साइज क्या होती है, छोटी होती है। धीरे धीरे जो है उनमें विकास होते जाता है ना। 6 वर्ष तक सामान्यतः एक समान होता है, फिर 9 वर्ष तक कुछ डिफरेंस आते हैं, है ना, कोई छोटे कोई बड़े। फिर 9 वर्ष पश्चात जो है लड़के बढ़ते हैं, लेकिन लड़कियां जो है थोड़ी कम होती है, 9 से 10 में। फिर उसके बाद जैसे ही 11 वर्ष में प्रवेश करते हैं, है ना, तो लड़कियों का ग्रोथ जो है लड़कों से बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा विकसित हो जाते हैं। ठीक है, उनका मानसिक और शारीरिक विकास तेजी से होता है। ठीक, धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ जयदीप देवांगन और हम आज आगे की क्लास देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रकृति और पोषण। देखिए, प्रकृति और पोषण के बारे में हम जानते हैं, है ना। पोषण जो है क्या है, हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसी से ही हमारे शरीर का वृद्धि और विकास होता है, हमारा मानसिक संतुलन सही रहता है, हमारा मानसिक विकास होता है। देखिए, ये जो पोषण है वह क्या होता है, गर्भकाल से, माँ के पेट से ही यह चलता है ना। माँ के पेट में हम शिशु के रूप में जब उनको आहार दिया जाता है, पौष्टिक आहार दिया जाता है, तभी शिशु जो है उसे ग्रहण कर पाता है, और ग्रहण करके जब वो गर्भ से बाहर निकलता है तब वह पौष्टिक भोजन पाकर स्वस्थ रहता है, जिनसे उसका विकास जो है, शारीरिक रूप से विकास जो है बहुत अच्छे से हो पाता है। ठीक है, देखिए, पोषण के रूप में जो हम ग्रहण करते हैं, है ना, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, ये सब चीजें जो है हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, जिससे हमें शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलता है, जिससे हम कोई कार्य कर पाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे पोषण से तात्पर्य ये है कि वातावरणीय अनुभव से है, जैसे कि किस प्रकार से आसपास का वातावरण, अर्थात उनके माता पिता द्वारा किस प्रकार से उन्हें केयर किया जा रहा है, कैसा उनको खाना दिया जा रहा है, कैसा उनको प्यार दिया जा रहा है, कैसा उनको समझाया जा रहा है, कैसे उनको रखा जा रहा है, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, प्रकृति, है ना, विकास प्रकृति से प्राकृतिक रूप से प्रभावित होता है ना। मतलब ये है, इसका जो मेन तात्पर्य होता है वंशानुक्रम से होता है। वंशानुक्रम से कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि कोई जो गुण होते हैं, है ना, हर हमारे माता पिता के जो गुण होते हैं वो हमें आते हैं। जैसा
माता पिता का स्वभाव रहता है, जैसा माँ का स्वभाव रहता है, जैसे पिता का स्वभाव रहता है, वैसे ही स्वभाव हम अपने अंदर पाते हैं। दोनों के मिक्स से ही हम पैदा होते हैं। इस वजह से दोनों में जिस प्रकार के गुण पाते हैं वह हमें भी होता है। परंतु बाहरी वातावरण का तात्पर्य है कि आसपास की चीजें, घर का माहौल कैसा है उसके हिसाब से वो ढलते जाता है, उनसे उनका मानसिक विकास होता है ना। जैसा हम उसको सींचेंगे वैसा ही वो क्या होगा, बड़ा होता जाएगा, है ना। ठीक है, जैसे कि हम एक छोटा सा पेड़ लगाते हैं तो उसमें पर्याप्त मात्रा में पानी डालते हैं, उन्हें पोषक तत्व देते हैं अर्थात खाद डालते हैं, है ना, तब वो धीरे धीरे बढ़ता है और वो फल फूल लगता है उसमें, है ना। धीरे से फिर वो विशाल पेड़ का रूप ले लेता है। उसी प्रकार बच्चों की देखभाल और पोषण की व्यवस्था करनी चाहिए। देखिए और एक चीज और कि अलग अलग जगह पे, है ना, अलग अलग जगह पे, है ना, अलग अलग बच्चों में, है ना, उनके जो व्यवहार है, उनका पोषण जो है ना, उनका जो पोषण है, उनका जो व्यवहार है, वह सब क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे कि मान लीजिए, है ना, कोई दूसरा देश है ना, ब्रिटेन हो गया, श्रीलंका हो गया, भारत के बच्चे हो गए, दोनों में पोषण का अंतर होगा, है ना, दोनों में परिवेश का अंतर होगा, दोनों में माहौल का अंतर होगा, है ना। तो भिन्न भिन्न जगहों पर परिवेश का अलग भिन्नता पाई जाती है। हर परिवेश में अलग अलग भिन्नता होती है ना। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं निरंतरता और अनिरंतरता, है ना। यह जो है इसका तात्पर्य है कि सतत परिवर्तन से है। मतलब हम देखते हैं जब शिशु जो है गर्भ से बाहर निकलता है तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आते जाते हैं, है ना। देखिए वो सामने क्या होता है, उनके शरीर का सर्वप्रथम विकास होता है, हाथ पैर जो है बड़े होते हैं, है ना, धीरे धीरे बढ़ते हैं। वो क्या होता है, पहले हाथों से जमीन में रखकर चलना सीखता है, खाता है ना, फिर लोगों को पहचानने लगता है, ठीक है, बोलना चालू करता है ना, माँ पापा ऐसा करके बोलना चालू करता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या करेगा, वो आसपास के भाई बहनों से खेलना स्टार्ट करेगा। तो ये क्या है, चलती रहती है। परंतु अनिरंतरता कब आती है, जब उनका शारीरिक विकास और मानसिक विकास सही तरीके से नहीं हो पाता। तो जो सामान्य बच्चे जो एकदम से हुष्ट पुष्ट हैं, है ना, जो स्वस्थ हैं, वो क्या होंगे, वो उनसे कंपटीशन नहीं कर पाएगा और उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी, नीचे जाती जाएगी, है ना। तो वो दुर्बल स्वभाव के होते जाएंगे। चलिए उसके बाद आता है प्रारंभिक और परिवर्ती अनुभव, है ना। तो इसके अंतर्गत हम जो है अपने कहते हैं ना कि हम अपने फेलियर से सीखते हैं। तो इसका तात्पर्य वही है, हम अपने क्या होगा, फेलियर से सीखेंगे। मतलब ये कि जब बच्चा छोटा होता है तो माता पिता भाई बहन जो है उनको अपने हाथों से पकड़ के चलना सिखाते हैं। और उससे पहले तो वो क्या करता है, अपने पैर से, है ना, हाथ से करके आगे पीछे चलते जाता है ना। तो क्या करता है, धीरे धीरे वह कि मैं भी खुद अपने से चल पाऊं, तो धीरे धीरे हाथ पैर को चलाना चालू करता है ना। धीरे धीरे क्या करता है, वो चलाना चालू करता है ना। तो उसमें वो बार बार गिरता है, फिर उसे धीरे धीरे समझ में आता है कि जब उसका शारीरिक विकास होता है तो धीरे से उसको समझ में आता है कि मुझे आराम आराम से पैर रखना पड़ेगा, है ना। तो वो चीजों क्या होती है, वो धीरे धीरे फिर वो सीखता है। तो क्या होगा, वो प्रारंभिक ज्ञान हो गया, है ना। देखिए फिर उसके बाद धीरे से वो पहचानने लगता है कि ये मेरी माता है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे भाई हैं, है ना, ये मेरी बहन है। और धीरे से उसको क्या अनुभव होगा कि मुझे किसी स्ट्रेंजर से, है ना, मतलब जिन्हें मैं जानता नहीं उनसे बात न करूं, है ना, कोई किसी का गलत फायदा उठा दे, ये मेरी चीज है, ये मेरी किताब है, ये मेरी कलम है ना। इन सब चीजों का उनको ज्ञान होता जाएगा। जब वे बाहरी परिवेश में जाते जाएंगे तो उन्हें धीरे धीरे क्या होगा, अनुभव होते जाएगा। और जो परावर्ती अनुभव है वह किशोरावस्था से स्टार्ट होता है कि जब दिमाग जो है पूरी तरीके से परिपक्व हो जाता है, हम बहुत ज्यादा जिज्ञासु हो जाते हैं, हम अपनी कल्पना की दुनिया में रहते हैं और हमें उसे सिद्ध करना होता है, हमें सही साबित करना होता है कि हम ये सब चीजें कर सकते हैं। तब क्या होता है, ये
अनुभव इससे आता है कि जब हम कोशिश करते हैं, है ना, कि हमें कोई सिद्धांत दिया गया या फिर हमें कोई टास्क दिया गया, है ना, तो हम जो उस टास्क को करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमने यहाँ पे गलती की है, हमने यहाँ पे गलती की है ना। जैसे कि और मैं बताना चाहूंगा, जब भी हम कोई एग्जाम देते हैं, है ना, तो हमसे क्या होता है, गोला लगाने में गलती हो जाता है, ए बी सी, हम ए की जगह बी में लगा डालते हैं, है ना। तो हम ये देखते हैं कि जब अगले एग्जाम में आएंगे, है ना, तो जो गोला है वो सही जगह में लगे, है ना। ऐसे ही जैसे हम मैथ्स का कोई पोर्शन बनाते हैं, है ना, तो मैथ्स का जब कोई पोर्शन बनाते हैं तो मुझसे मान लीजिए मुझसे प्रॉफिट लॉस नहीं बना, है ना, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन नहीं बना, तो इसमें क्या करूंगा, मैं सुधार करूंगा, यहाँ पे मुझे या फिर थोड़ी सी मेरी गलती हो गई, है ना। तो हिस्ट्री का कुछ पोर्शन पढ़ रहे हैं, है ना, तो हमें ठीक से मेमोराइज नहीं हो पाया या फिर इस चीज को मैं सही ढंग से नहीं पढ़ पाया, तो ये क्या होगा, ये सॉरी परिवर्ती नहीं है, परवर्ती अनुभव है, माफ कीजिएगा, परवर्ती अनुभव है, ठीक है। तो इस प्रकार प्रारंभिक और परवर्ती अनुभव समाप्त होते हैं, है ना। जो मैं बोलते जा रहा हूँ उसका आप जो है बातों को सुनकर, है ना, और जो बोर्ड में लिखा है इंपॉर्टेंट चीज, उन सबको आप नोट करते जाइए, नोट्स बनाते जाएंगे, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तब क्या है, आप एग्जाम में बहुत अच्छे से उसको क्वेश्चन को समझ के, और एग्जाम में जो है बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, बस आपको उसको थोड़ा सा विश्लेषण करना पड़ता है बस। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जयदीप देवांगन, और चलिए हम आगे की पढ़ाई करते हैं। तो आज हम देखेंगे प्रारंभिक विकास का महत्व, है ना, जिसमें हम पहले सामाजिक पृष्ठभूमि देखते हैं, है ना, ठीक है। तो सबसे पहले सामाजिक पृष्ठभूमि में हम देखते हैं लैंगिक भेदभाव। इसके पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारा देश जो है बहुत विस्तृत रहा है, पुराने जमाने से लेके अभी तक, है ना। पहले जैसे कि हमारे संस्कृत के मंत्रों में भी कहा गया है, यत्र नारीस्ति पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, तो जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता जो है निवास करते हैं। तो परंतु धीरे धीरे जब आगे हम बढ़ते गए तो नारियों का जो स्थान है वो नीचे गिरते गया, और हमारे जो लैंगिक भेदभाव है वो धीरे धीरे बढ़ते गए, उन्हें शिक्षा से वंचित किया गया, है ना। तो इसी कड़ी में हम देखते हैं लैंगिक भेदभाव, है ना। अभी आधुनिकता के जमाना में थोड़ा सा तो कम हुआ है, परंतु कुछ दशक पहले लगभग 1980 जब आजादी के बाद की बात है ना, शिक्षा जो है लड़कियों में बहुत कम थी, है ना। छोटे बच्चों को जहाँ पे जब बात आती थी कि हमें उनको शिक्षा देनी है, तब सिर्फ अगर कोई घर में एक बालक एक बालिका है, एक बालक एक बालिका है और एक बालक है, तब हमें अगर उनको पढ़ाना है तो पहली प्रेफरेंस जो होती थी बालक की होती थी, न कि बालिका की होती थी। इन्हें सिर्फ घर के काम के लिए और दूसरों को परोसने के लिए पेश किया जाता था। धीरे धीरे हर चीजों में लैंगिक भेदभाव, है ना। कुछ भी चीज अगर सामान खरीदना है ना, तो पहले लड़कों को दो, है ना, उसके बाद लड़कियों को, है ना। धीरे धीरे ये सब चीज होते गया। अब अभी क्या है, अब बराबरी में पहुंच गए हैं, अब लड़कियां जो है बहुत आगे निकल गई है, परंतु कुछ जगहों में अभी भी ये चीज लागू है। जैसे बालिकाओं का भ्रूण हत्या हो जाता था, है ना। अभी भ्रूण हत्या जो है बैन कर दी गई, परंतु अभी भी देखिए लिंगानुपात जो है लड़कियों का बहुत कम है ना, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है, यह सामाजिक पृष्ठभूमि जो है, क्योंकि देखिए अगर इनपे क्या होगा, उनका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ेगा कि हमारी जो है संख्या कम है और लड़कों को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, लड़कियों की अपेक्षा, है ना। जैसे कुछ भी चीज आता है तो उनके मन में घृणा भावना आएगी, तो क्या होगा, द्वेष पैदा होगा, ईर्ष्या पैदा होगा, तो वो क्या करेंगी, उस चीजों के लिए हमेशा मन में उनके भाव रहेगा कि ये मेरे लिए अच्छे नहीं है, तो उनका जो मानसिक विकास होना है वह अवरुद्ध हो जाएगा, जिसके कारण वो आहार के रूप में जो पोषण लेते हैं उनका सही इस्तेमाल नहीं हो पाता। अब वो जो पोषण जो शरीर में लगता है ना, उनका सही उपयोग नहीं हो पाता, जिनसे उनकी मानसिक स्थिति जो है दुर्बल बनी रहती है ना।
तो क्या होगा, ये सामाजिक जो पृष्ठभूमि है ना, लैंगिक भेदभाव, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है। अब उसके बाद आते हैं हम सामाजिक वर्ग में। देखिए सामाजिक वर्ग में क्या है, विभिन्न प्रकार के जाति वर्ग लोग रहते हैं, जाति धर्म के लोग रहते हैं, है ना। तो अलग अलग जातियों में अलग अलग नियमावली है, जिसके कारण क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि कई जगह है ना कि लड़कियां जो है शिक्षा पाने के योग्य नहीं है, उन्हें सिर्फ घर के कामों के लिए, किसी को छोटी सी बच्ची को खाना बनाना सिखाया जाता है, लकड़ी लेकर आओ, घर का पोछा झाड़ू करो, है ना, ये सब चीजें, और लड़कों को सिर्फ ऐश करने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो क्या है, उनमें वो सब भावनाएं आएगी कि हमें ऐसा क्यों नहीं किया गया, है ना, हमें ऐसा क्यों नहीं दिया गया। तो ये क्या होगा, उनके जो सामाजिक पृष्ठभूमि है उन पे बहुत ज्यादा गहरा चोट करता है, जिससे उनका विकास जो है अवरुद्ध हो जाता है। अब धीरे से आते हैं धर्म में। विभिन्न धर्मों में, है ना, विभिन्न जैसे मुस्लिम धर्मों में, है ना, और हमारे पुराने हिंदू धर्मों में जब धीरे धीरे, है ना, जब विकास नहीं हो पाया था, है ना, जब विकास नहीं हो पाया था, या फिर हम कहना चाहिए जब मुस्लिम सभ्यता आई, उस समय लड़कियों की स्थिति जो है बहुत दयनीय हो गई थी। उन्हें शिक्षा से पूरी तरीके से वंचित कर दिया जाता था और उन्हें किसी भी चीज का अधिकार नहीं दिया जाता था। धीरे धीरे जो है यह बढ़ते गया, है ना। तो क्या है, इन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं है, और जैसे मुस्लिम धर्म में एक से ज्यादा शादी कर सकते हैं आप, है ना। ट्रिपल तलाक का जो था, तलाक 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 बोल के तलाक दे देते थे, है ना। तो ये सब चीजें जो है, अभी तलाक 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 वाली तो चीजें हट गई है ना। अभी जो है नियम लाया गया है ना, एक्ट लाया गया है, जिसके तहत वो जो है खत्म हो गया है ना। तो ये सब चीजें क्या है, इफेक्ट डालती है, उनका विकास जो है अवरुद्ध हो जाता है ना। क्योंकि पहले से ही मन में वो चीजें जो है चलती रहती है कि ये हमारा विकास तो होने नहीं देंगे। इस वजह से उनका जो स्वभाव है वो संकोची हो जाता है और ये आगे के लिए सोच नहीं पाते। तो ये हमेशा अपने आप को दबा हुआ महसूस करते हैं और जिंदगी में दबे ही रहते हैं। चलिए आगे, सांस्कृतिक महत्व। सांस्कृतिक महत्व में ये है कि जब बच्चे जो है धीरे धीरे बड़े होते हैं, है ना, तो माता पिता से देखते हैं कि हमारे घर के रीति रिवाज क्या हैं, हमारे घर की शादियां कैसी होती है, हमारे घर में पिंडदान कैसे किया जाता है, हमारे घर में छठी संस्कार कैसे होता है, हिंदू धर्म में क्या क्या नियमावली है ना। यह सब चीजों को देखते हैं तो उनसे वो क्या पढ़ते हैं, संस्कार पाते हैं कि हम दीपावली कैसे मनाते हैं, दशहरा कैसे मनाते हैं, यह उत्सव क्यों मनाया जाता है ना। तो ये सब चीजें उनको जानने के लिए उत्सुक करती है और ये उत्सुकता जो है आगे उनको जिज्ञासा बढ़ाते जाती है और इस पर वे तर्क कर पाते हैं, जिनसे उनका विकास होता है सांस्कृतिक रूप से। और अन्य धर्मों में भी, जैसे कि मजार लगते हैं मुस्लिम धर्म में, है ना, ठीक है, चर्च जाना, ईस्टर का त्योहार, है ना, और बकरीद त्योहार, बहुत सारे जो है ये त्योहारों को देखकर, है ना, बच्चों के मन में जिज्ञासा आती है और वे अपनी संस्कृति से परिचित हो पाते हैं और जिनसे उनका विकास होता है, सांस्कृतिक विकास होता है, बड़ों का आदर करना सीखते हैं। हर धर्म में नियमावली समझाई गई है ना, उनका अनुसरण कर वे सबकी मदद करने की सोचते हैं। ठीक, तो ये टॉपिक जो है कंप्लीट हुआ। आगे नेक्स्ट देखते हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जयदीप देवांगन। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। बच्चों का अध्ययन, कुछ तरीकों का हम परिचय करते हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार के हम तरीकों का परिचय करते हैं। पहली जो है अवलोकन प्रक्रिया, दूसरे जो है सर्वे या साक्षात्कार प्रक्रिया, तीसरा जो है व्यक्तिगत अध्ययन या फिर उसको केस स्टडी कहा जाता है ना। तो अवलोकन जो प्रक्रिया है यह छोटे बच्चों में लागू होती है ना, कि उनमें किस प्रकार की समस्याएं हैं उनका समाधान जानने के लिए हम अवलोकन प्रक्रिया को करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अवलोकन करता जो है एक कक्ष में, है ना, अवलोकन कक्ष में बच्चों को रख देते हैं और फिर उनका अवलोकन करते हैं देख के, है ना। फिर बाहर क्या होता है वो नोट डाउन करते हैं कि किन बच्चों ने क्या क्या किया। ठीक है, तो अवलोकन के पद हम जानते हैं। सर्वप्रथम जो है उपयुक्त योजना बनाना, है ना। तो क्या होगा, है ना, कि बच्चों में किन समस्याओं को लेकर हमें
जानना है, इसके बारे में हम योजना तैयार करेंगे, है ना, कि कौन से एरिया में करना है, कौन से टाइम पे करना है, ये सब चीजों को देखा जाएगा, ठीक है। उनके व्यवहारों का अवलोकन किया जाएगा, ठीक, व्यवहार का अवलोकन, है ना, आंख द्वारा किया जाता है, फिर उसे नोट भी किया जाता है ना, कि हम आंख द्वारा मतलब एक हॉल में हम उसको रखे रहेंगे, फिर देखेंगे भी कि ये क्या क्या कर रहा है बच्चे, कोई शैतानी कर रहा है, किसी का प्रेमवश व्यवहार है ना, कोई किसी को मार रहा है, या कोई कुछ बना रहा है, पेंटिंग कर रहा है ना, कोई कुछ खेल रहा है, तो वो सब चीजों का अवलोकन जो है हम क्या करेंगे, एक मूवी बना के भी कर सकते हैं, रिकॉर्ड करके, है ना, फोटो लेकर भी कर सकते हैं, टेप रिकॉर्डर द्वारा कर सकते हैं, और स्वयं को देख करके, है ना, हम क्या करेंगे, कक्ष के बाहर क्या करेंगे, हम उसका अवलोकन करेंगे, हम उसका नोट करेंगे, ठीक है। फिर विश्लेषण। अब विश्लेषण में हम क्या करेंगे कि कितने बच्चों में, है ना, यह जितने भी समस्याएं थी, है ना, तो कितने बच्चों में वो समस्या पाई गई, किन्होंने किनका व्यवहार अच्छा था, किनका व्यवहार बुरा था, किसी ने कुछ कर रहा था या कोई बच्चा कुछ नहीं कर रहा था, कोई बच्चा शांत था या बहुत अच्छे से खेल रहा था, ये सब चीजों के बारे में हम क्या करेंगे, बच्चों का अवलोकन करेंगे, उसे अंकों में बदलेंगे, ठीक है। फिर व्याख्या और सामान्यीकरण। फिर क्या होगा, हम विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर क्या करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, व्याख्या करने के बाद निष्कर्ष निकालेंगे, है ना, कि हर एक क्षेत्र में किस प्रकार से उसको लागू किया जा सकता है, किस प्रकार हम उसको जन सामान्य तक पहुंचा सकते हैं, कि बच्चों को किस प्रकार रखा जाए, कि ऐसे बच्चों को किस प्रकार व्यवहार किया जाए, या ऐसे बच्चों को कैसे किया जाए, है ना, ठीक है। तो ये जो है अभी फिर नेक्स्ट अभी आपको बताते हैं सर्वे और साक्षात्कार की प्रक्रिया और व्यक्तिगत अध्ययन केस, है ना। चलिए एक मिनट, सर्वे और साक्षात्कार, है ना। देखिए सर्वे और साक्षात्कार में मतलब क्या होगा, जब हम सर्वे करेंगे, है ना, मतलब हम किसी पर्टिकुलर एरिया में जब हम जाएंगे, है ना, तो घर घर जाकर हम क्या करेंगे, उनसे उनका नाम पूछेंगे कि आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, है ना, ठीक है, उनके घर के बारे में जानकारी, है ना, कि क्या क्या है। तो क्या होगा, हम स्वयं देख के पूछ करके जो कार्य किया जाता है, फिर उसका क्या करेंगे, एक विभिन्न प्रकार के हम डाटा बनाएंगे, उनसे प्रश्न पूछेंगे, है ना, उनसे फीडबैक लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, उस डाटा के आधार पे हम क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे, जिसे क्या कहा जाता है, सर्वे या साक्षात्कार कहा जाता है, ठीक है। फिर व्यक्तिगत केस अध्ययन, मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज पे वृहद तरीके से, है ना, शुरुआत से लेकर उनके जन्म से लेकर उनके मृत्यु तक के बारे में, या फिर एकदम डीपली तरीके से जो अध्ययन किया जाता है उसे केस स्टडी कहा जाता है, या फिर व्यक्तिगत अध्ययन, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है हम अवलोकन प्रक्रिया के तरीकों के बारे में, है ना, कुछ जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम आगे पढ़ते हैं, है ना, अवलोकन के प्रकार। तो अवलोकन के 3 प्रकार हैं, सरल व अनियंत्रित अवलोकन, है ना। इसमें क्या होता है, वास्तविक जीवन की जो परिस्थितियां रहती है उसका हम क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, उसका सूक्ष्मता से, बारीकता से अवलोकन करते हैं, परंतु क्या है, इसमें सत्यता की जांच नहीं हो पाती है, क्योंकि हम भावनात्मक रूप से उससे जुड़ जाते हैं और हम जो है गलत निर्णय दे देते हैं, ठीक है। और इसमें होता क्या है, एक ही समस्या के लिए, है ना, एक ही समस्या के लिए अलग अलग अवलोकन करता होते हैं, जिसके कारण उनमें जो निष्कर्ष निकलता है वह अलग अलग निकलता है। इस वजह से हम एक प्रॉपर निष्कर्ष पे नहीं निकल पाते हैं। इस वजह से ये जो अवलोकन है यह उपयुक्त नहीं मानी जाती है। दूसरा है व्यवस्थित और नियंत्रित अवलोकन, है ना। तो इस अवलोकन में हम क्या करते हैं, है ना, पर्टिकुलर किसी एक चीज के लिए, है ना, एक चीज के लिए, या फिर मान लीजिए 10 केजी वजन वाले बच्चों के का क्या करना है, हमको अवलोकन करना है ना। तो इसका क्या करेगा, कोई एक ही व्यक्ति करेगा, है ना। ऐसे ही हम बांट देंगे। इसमें क्या करेंगे,
20 केजी वाले बच्चों के बारे में, है ना। तो इससे क्या होगा, हमारा जो निष्कर्ष निकलेगा वो क्या निकलेगा, ऑथेंटिक निकलेगा और सही निकलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम व्यवस्थित और नियंत्रित में करते हैं। तीसरा क्या है, सहभागी अवलोकन, है ना। इसे हम समूह अवलोकन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, अवलोकनकर्ता जो होता है ना, वह किसी एक समूह में जाके बस जाता है। कोई एक समूह है, उसमें जाके क्या होगा, वो बस जाएगा। कौन बस जाएगा? अवलोकनकर्ता। उस समूह में घुल मिल जाएगा। ठीक, घुल मिल जाने के बाद उनका क्या करेगा, ये अनुसरण करेगा, देखेगा कि क्या क्या होता है, उसे नोट डाउन करेगा। ठीक है, फिर निष्कर्ष निकालता है ना। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सहभागी अवलोकन, क्योंकि उसमें उसकी सहभागिता होती है कि वो जैसा जैसा करते हैं, है ना, वैसा वो भी करते जाता है। इसका एक दोष यह है कि जब वह अवलोकन करता व्यक्ति जो है ना, समूह में जाएगा, तो जैसे उनकी सोच होगी, जैसे उनकी धारणा होगी, वह भी उसके दिमाग के ऊपर क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, है ना। उसे भी अपनाने के लिए क्या करेगा, बाध्य करेगा। जिसके कारण क्या होगा, जब वो अवलोकन करेगा, जब वो निष्कर्ष निकालेगा, है ना, तो उसके प्रति क्या होगी, उसकी सहानुभूति होगी, है ना। ठीक है, जिसके वजह से हमें जो अवलोकन प्राप्त होगा वो दोषपूर्ण प्राप्त हो सकता है। ठीक, धन्यवाद।